नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद राज्य सरकार ने ईंधन, उर्वरक और ऊर्जा की खपत में कटौती को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन क्षेत्रों में बचत सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट में महत्वपूर्ण और सख्त फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एसओपी तैयार की गई है ताकि सभी स्तरों पर नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है मंत्रिपरिषद में कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम उपयोग के लिए जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर, सरकारी स्तर पर सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक एसओपी बना दी गई है जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है ईंधन की, जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम हो, उसमें हम सब अपना योगदान देंगे। देहरादून में कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि मंत्रिमंडल में कुल 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक में खेल, ऊर्जा, समाज कल्याण और पर्यटन विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। फैसलों के तहत खेल विभाग में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 16 पदों पर नियुक्ति, ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों के निदेशक मंडल में बदलाव, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु प्रावधानों को मंजूरी और उत्तराखंड पर्यटन विभाग की नियमावली में संशोधन शामिल है। इसके अलावा होम स्टे में कमरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 8 करने और ऑनलाइन रिन्यूअल में छूट देने का भी फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, ईंधन और खाद्य आपूर्ति पर दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार के आह्वान के अनुरूप राज्य में भी व्यावहारिक बदलाव और सुधारात्मक कदम किए जा रहे हैं। ये हमारा जो कृषि और कृषि कल्याण विभाग का था, सगंध पौधा केंद्र कैप सेलाकुई का नाम परिवर्तित करने के संबंध में था। तो इसका नया नाम परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान, इंग्लिश में परफ्यूमरी एंड एरोमेटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट PARDI इसका नाम किया जाना है। इस पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। अगला मत ये न्याय विभाग का मत था। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली का निर्णय था कि एक रजिस्ट्रार न्यायालय और केस प्रबंधन का पद सृजित किया जाए, तो उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। अगला मत ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का मत था। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज में जो संकाय सदस्यों की जो कमी रहती है, उसको दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज की एक कमेटी बनी है जो संविदा में नियुक्ति करती है 3 वर्ष तक के लिए। तो अभी तक की व्यवस्था ये थी कि इसका शासन में अनुमोदन होता था और जो कि माननीय इसमें सचिव के थ्रू माननीय मंत्री जी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन होता था। तो आज माननीय मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है कि इसको डेलीगेट करके सचिव के स्तर पर इसकी अनुमति को डेलीगेट कर दिया जाए, ताकि पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी के जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लेते हुए कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक विस्तार और मजबूती पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी ने उत्तराखंड में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता से संगठन और मजबूत हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया।
उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सांसद अनिल बलूनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में राजनीतिक लड़ाई अलग बात होती है, लेकिन यदि किसी नेता की केंद्र में मजबूत पकड़ है तो उसका लाभ राज्य और जनता को मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी के अंदर आपसी तालमेल की कमी होने का भी आरोप लगाया। गणेश गोदियाल ने कहा कि अनिल बलूनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने जैसी योजना मुख्यमंत्री स्तर पर अटक जाती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि अगर एक ही पार्टी के नेता आपसी समन्वय नहीं बना पा रहे तो इसका नुकसान सीधे उत्तराखंड की जनता को उठाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी, जो कि आज माननीय सांसद हैं, हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। ये अलग चीज़ है। कल हम फिर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मैं उस चुनाव में उनकी 50 कमियां निकालूंगा, 50 कमियां निकालूंगा। लेकिन ये बात तो सच है कि अनिल बलूनी जी भाजपा नेताओं के, मतलब अमित शाह के और प्रधानमंत्री मोदी जी के करीबी बताए जाते हैं। ये सभी लोग बोलते हैं, हमने भी उन्हीं लोगों से सुना। निश्चित रूप में वो मीडिया के क्या हैं, वो राष्ट्रीय कुछ हैं, वो मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय। तो चुनाव में पूरा राष्ट्रीय मीडिया भी उनके अनुसार ही काम करता है, ये भी आपको पता है, जग जाहिर है। लेकिन सवाल ये है कि एक बात थी, उन्होंने एक बात कही कि मैं कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलना चाहता था और मुख्यमंत्री ने वो काम अटकाया। तो दुख होता है कि भाई एक चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि है, कोई बात नहीं, मैं चुनाव हारा, वो चुनाव जीता, अलग बात है, वो सब होते रहता है। लेकिन वो करना चाह रहे थे और उसके बाद मुख्यमंत्री अगर ऐसे विकास के काम अटका रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और उसके बाद अब कोश्यारी जी का तंज के रूप में ये बात कहना कि ये तो उनके खास हैं, तो पहली बात तो भाई वो भी आप ही की पार्टी के तो हैं, वो भी आप ही की पार्टी के हैं। अगर आपकी पार्टी का एक व्यक्ति किसी का खास है तो उसका फायदा उत्तराखंड की जनता को मिलना चाहिए। आपको इसमें क्या दिक्कत है? ये इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देहरादून के परेड ग्राउंड के पास चल रहे नर्सिंग कर्मियों के आंदोलन में 60 घंटे से टंकी पर चढ़े प्रदर्शनकारियों ने आखिरकार सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर लंबे समय में जारी इस विरोध के दौरान 4 नर्सिंग कर्मी और कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला टंकी पर चढ़े हुए थे, जिन्हें अब सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। इस दौरान गणेश गोदियाल भी मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमों के सहयोग से सभी प्रदर्शनकारियों को सुरक्षित उतारा गया है। मैं तो ये बोलूँगी कि जो मेरे भाई बहन है छोटे, जिनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, जो नर्सिंग एकता के अध्यक्ष हैं नवल पुंडीर जी और उनकी जो पूरी टीम है, जो 2000 बच्चे हैं, अगर उनकी मांग को पूरी करके सरकार उनको सरकारी नौकरी में वर्षवार उनको दे रही है तो हमारा जो 3 दिन है वो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस पूरी लड़ाई में, क्योंकि ये बच्चे 160 दिन से लड़ाई लड़ रहे थे, इनकी सुनवाई नहीं थी और अंत में हम लोगों को ये कदम लेना पड़ा। ये मेरे छोटे भाई हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, और अगर इन सब की भलाई होती है, इन लोगों को वर्षभर भर्ती मिलती है, इनके परिवारों के चूल्हे जलते हैं, तो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकती है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में नवजात शिशुओं के बेहतर उपचार के लिए NICU का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर कक्ष का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि अब अंडरवेट और प्रीमैच्योर नवजात शिशुओं का इलाज रानीखेत चिकित्सालय में ही संभव हो सकेगा, जिससे उन्हें अन्य शहरों में रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। CMO प्रभारी अरविंद पागंती और CMS डॉक्टर वर्मा ने बताया कि जल्द ही अस्पताल की 4 दीवारी निर्माण का कार्य भी सरकार द्वारा कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी
2022 में रानीखेत में NICU खोलने की घोषणा की थी और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय अजय टम्टा जी के निर्देशन में आज NICU की यूनिट यहाँ पर खुल गई है, जिससे कि हमारे जो रेफरल रेट है बच्चों के, जो कि प्रसवावस्था में जो हमारी महिलाएं यहाँ पर आती थी, जो बहनें हमारे यहाँ आती थी, उनको जो बच्चे अगर जो क्रिटिकल पोजीशन में होते थे तो उनको रेफ़र करना पड़ता था हमको हल्द्वानी में, लेकिन अब यहाँ पर चूँकि NICU खुल गया है, हमारे जो बच्चे जो सर्जरी से भी जिनके प्रसव होंगे उनका इलाज यहीं पर हो जाएगा। इसके लिए मैं बहुत क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अल्मोड़ा के जिला सूचना कार्यालय में बुधवार को पत्रकार संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें जिले के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों की समस्याओं, प्रेस और प्रशासन के बीच समन्वय, जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और सूचना विभाग और मीडिया के बीच बेहतर तालमेल जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी सत्यपाल सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य पत्रकारों की समस्याओं को सुनना और प्रेस और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करना है। पत्रकारों ने चिकित्सा सुविधाओं के विकास, बीमा योजनाओं का लाभ, प्रेस मान्यता नियमों में शिथिलीकरण और पत्रकार पेंशन व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने जैसी मांगे उठाई। जिला सूचना अधिकारी ने आश्वासन दिया कि सभी सुझाव और मांगे शासन स्तर तक पहुंचाई जाएंगी और सकारात्मक कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा। जानते हैं कि हमारे सभी पत्रकार बंधु आप लोग बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए। तो आज का पत्रकार संवाद कार्यक्रम हमने इसीलिए रखा था ताकि हम आप लोगों के व्यूज़, सुझाव और शिकायतों को हम जान सकें और उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। तो आज के कार्यक्रम के दौरान हमने देखा कि कई सारी हमारे पत्रकार बंधुओं की जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आई हैं और इससे पहले भी हम बात करते रहे, लेकिन आज एक कार्यक्रम के तौर पे हम लोग मिले हैं और कई सकारात्मक सुझाव भी सामने आए हैं। तो आज के कार्यक्रम के तहत हमने इस पत्रकार संवाद का जो एक तरह से कहते हैं कि परिणाम निकल कर आया है कि उनकी कई सारी समस्याएं चाहे पेंशन को लेकर हों या स्वास्थ्य बीमा को लेकर हों, हम सब इस पर एक आज सकारात्मक विचार हुआ है और हम इन सारे उनके सुझावों को आगे आने वाले में समय उच्च स्तर पर भेजेंगे और उनके समाधान की दिशा में आगे। उत्तराखंड में वैश्विक स्तर पर बढ़ते क्रूड ऑयल संकट का असर अब सड़क निर्माण कार्यों पर साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण तारकोल के दामों में करीब 60% तक का उछाल आ गया है, जिससे देहरादून समेत प्रदेश भर में सड़क निर्माण और मरम्मत के कई काम प्रभावित हो गए हैं। ठेकेदारों का कहना है कि पुराने रेट पर काम करना अब आर्थिक रूप से संभव नहीं रह गया है। स्थिति को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने तारकोल की नई दरों को मंजूरी दिलाने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार नई दरें स्वीकृत होने के बाद ही सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य दोबारा गति पकड़ पाएंगे। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो मानसून के दौरान सड़कों की स्थिति और खराब होने की आशंका बताई जा रही है। देखिए, बिटुमिन जो है एक पार्ट होता है सड़क बनाने का, तो जो हम लोग ओवरले करते हैं या जो टॉप लेयर जिसको हम लोग ब्लैक टॉप बोलते हैं, जब वो करते हैं तो उसी में से बिटुमिन यूज होता है। और बिटुमिन एक पार्ट है और बहुत थोड़ा सा परसेंटेज जो टोटल कॉस्ट होती है उसका बिटुमिन का कॉस्ट होता है। बाकी और तमाम चीज़ें होती हैं, ग्रिड होती है, तमाम केमिकल, तमाम इमल्शंस होते हैं, लेबर कॉस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से प्राइस जो है मार्केट में, जो पहले प्राइस थे मार्च से पहले, उससे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मार्केट में है। हरिद्वार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए रंगीन मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम भगतपुर आबिदपुर स्थित चंद्रभागी मत्स्य सेवा केंद्र का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत संचालित रंगीन मत्स्य क्लस्टर की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। अधिकारियों के अनुसार इस क्लस्टर में 8 किसान शामिल हैं, जिनमें 4 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। सहायक निदेशक मत्स्य गरिमा मिश्रा ने बताया कि यहाँ गोल्डन फिश, ब्लैक शार्क, कोई कार्प और कबूतो कोई जैसी प्रजातियों का पालन किया जा रहा है। देखिए, बहादुराबाद ब्लॉक में और अन्य जगहों पर भी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज यहाँ पर मत्स्य सेवा केंद्र, यहाँ पर ऑर्नामेंटल फिशरीज़ और RAS सेंटर का विज़िट किया गया। जो हमारे परिश्रमी किसान हैं, जो मत्स्य में अच्छा काम कर रहे हैं, पंचपाल जी और उनकी पूरी टीम, इनके द्वारा ऑर्नामेंटल फिशरीज़ में भी नया इनिशिएटिव लिया गया, उसको प्रमोट करने के लिए शासन से भी दिशा निर्देश प्राप्त है।
उनको कैसे हम आगे प्रमोट कर सकते हैं जिला योजना के माध्यम से, भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से, उसका निरीक्षण किया गया। आगे इसकी प्लानिंग की जाएगी। अधिक से अधिक किसानों को मत्स्य पालन में जोड़ा जा रहा है ताकि उनके आय में बढ़ोतरी हो सके और साथ ही नए नए हमारी जो तकनीक है उनका प्रयोग किया जा सके। इसके लिए ही आज विजिट किया गया। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोग उद्यमी हैं, जो किसान हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही आश्वस्त करता हूँ कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी उनकी इस जो भी उनकी मुहिम है और उनका जो प्रोजेक्ट उसको आगे बढ़ाने। हरिद्वार में कप्तान नवनीत सिंह के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली मंगलौर पुलिस और CIU रुड़की की संयुक्त टीम ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक को रोका, जिसके पास से 260 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। मंगलौर ने कल शाम चेकिंग के दौरान सिकरोडा वाली रोड पे एक व्यक्ति जिसका नाम हसीन उर्फ तोता है, उसको पकड़ा। सीओ साहब की मौजूदगी में उसकी जामा तलाशी हुई तो उसके कब्जे से 260 ग्राम स्मैक मिली है। ये वो व्यक्ति है जो पहले भी थाना मंगलौर में एक NDPS के मामले में वांटेड है और 5000 का इनामी है। पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई कर रही है। विकासनगर में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां मटकबाजरी स्थित एक रिजॉर्ट की पार्किंग में खड़ी स्कॉर्पियो अचानक खुद ब खुद चलकर सीधे शक्ति नहर में जा गिरी। बताया जा रहा है कि चालक ने वाहन को ढलान पर हैंड ब्रेक लगाए बिना खड़ा कर दिया था, जिसके कारण कुछ ही सेकंड में गाड़ी सरकते हुए नहर में समा गई। घटना के समय गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। फिलहाल टीम वाहन को नहर से बाहर निकालने में जुटी है, जबकि यह घटना पार्किंग के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही पर गंभीर चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित ढंडेरी गांव के पास एक नशा मुक्ति केंद्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अनमोल नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 39 वर्षीय आशीष का शव बाथरूम में खून से लथपथ हालत में मिला, जहां उसके गले पर धारदार हथियार के वार के निशान पाए गए हैं। जिसकी डेथ हुई है उसका चाचाओं में और बसीडी खादर का रहने वाला। क्या हुआ, कब भर्ती कराया था, कल क्या हुआ? 4-5 महीने पहले इसका वेट ज्यादा हो रहा था। बच्चे का वेट कम करने के लिए हमने नशा मुक्ति केंद्र में इसको भर्ती करवाया था। पहले कहने लगे वो नशा मुक्ति केंद्र वाले कि हम इसकी जांच करवाएंगे कि इसे नशा करता है या नहीं करता है। अगर इसने जीवन में कभी भी नशा किया होगा तो उसका पता लग जाएगा। उन्होंने पता किया, कहने लगे नशा तो ये करता नहीं, लेकिन हम उसके वेट की समस्या थी। हमें 1 क्विंटल 28 किलो वेट था उसका और लगभग 25 किलो वेट कम भी होगा था। थाना रुड़की को सूचना मिली थी, थाने ने विजिट किया, मैं खुद भी वहां पर था। FSL टीम भी बुलाई गई। संदिग्ध अवस्था में एक डेड बॉडी मिली थी। वो शख्स वहां पिछले 3 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा था। क्योंकि पूरा जो नशा मुक्ति केंद्र CCTV से कवर्ड है, तो प्रथम दृष्टया वो संदेहात्मक मृत्यु लगी और क्योंकि सुसाइड का भी एग्जैक्ट कोई प्रमाण नहीं था, हमें परिजनों की तरफ से हत्या के मामले में तहरीर मिली है। पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो वहाँ संचालक और उनकी टीम है और जो जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सबसे हमने 1-to-1 पूछताछ करी है। कुछ संदिग्ध लोग हमें मिले हैं। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बार पोस्टमार्टम से एग्जैक्ट मृत्यु का कारण पता लग जाए और हम इसमें आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।